वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताएं कि तैयारी कैसी चल रही है। लास्ट क्लास जो कराई गई उसमें टॉपिक आपको समझ में आया, जो रिट हैं, जो याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, वो आपको समझ में आई। पांचों जो रिट थी, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। और तैयारी क्या चल रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखिए, आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर जो बच्चे नए जुड़े हैं आज, आप सभी जानते हैं कि पूरी यूपीएससी की तैयारी जो है आपकी फ्री में कराई जा रही है। पूरा जो सिलेबस है आपका वो यहाँ पर फ्री में कराया जा रहा है और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, जो बुक्स हैं वो भी यहाँ पर फ्री में यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। और हमारा जो स्टडी मटेरियल है ओनली यूपीएससी का, वो भी आपको क्या है, फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे बुक्स और स्टडी मटेरियल जिनको मिल गया है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि बुक्स स्टडी मटेरियल आप तक पहुंच गया, आपको मिल गया है। जिन्हें नहीं मिला है वो एक बार कमेंट करें कि आपको मिला नहीं मिला, और अगर नहीं मिला है तो आप हमें 9711141048 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, पूरी तैयारी हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो प्लेटफॉर्म है वो करा रहा है। और जो लोग आज नए जुड़े हैं, आज पहली क्लास जिसकी है, वो कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो आप हमें इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, एंटरटेन आपको तुरंत किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ ओवरऑल व्यू है। और अभी आपकी ये जो पॉलिटी की क्लास आज आप देख रहे हो वो ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है, कुल मिलाकर आपकी कितनी हुई है, 9 क्लासेस हुई हैं। आज ये आपकी 10वीं क्लास है। जिन बच्चों ने अभी तक की 9 क्लासेस नहीं की हैं, आज जुड़े हैं, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये 9 क्लास जितनी हुई है उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। उसकी लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर 9 क्लासेस को कर सकते हैं और अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सकते हैं, एक नई दिशा में आप ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं पॉलिटी की क्लास। और आज आपका ये 10वां लेक्चर है। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, बताओ कमेंट सेक्शन में एक बार आप सभी। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम? देखिए, फंडामेंटल राइट तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन और क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? फंडामेंटल राइट, ठीक है, यानी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, इसी को बोलते हैं मौलिक अधिकार। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने देखा था कि आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके मूल अधिकार का वायलेशन हो रहा, हनन हो रहा, आप तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसका दरवाजा खटखटा सकते हैं, है ना। ये पढ़ा था। और सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, शक्तियां हैं, पावर है, क्या, 5 तरह की रिट जारी करने का, ये भी हमने देखा। और क्या क्या 5 प्रकार की जो रिट है, एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बता दें क्या क्या 5 प्रकार की रिट है। आप सभी बहुत ज्यादा ये कहें कि आप आलस करते हो, प्लीज जो पूछा जाए वो कमेंट सेक्शन में आपको बताना चाहिए। ठीक है, 5 प्रकार की रिट आप एक बार सबसे पहले लिखो कि क्या क्या वो 5 प्रकार की रिट हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या था, आर्टिकल आपका आर्टिकल 32, ये क्या है, प्रोविजन है आर्टिकल 32 में कि आप सीधा सीधा खटखटा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट का जो डोर है वो नॉक कर सकते हो। ठीक है, अब आज देखते हैं ये जो आपको, इसको क्या बोलते हैं, जो आपको मूल अधिकार की रक्षा के लिए जो आपको क्या है, ये जो आपको आर्टिकल 32 के तहत आपको ये क्या मिला है, एक शक्ति मिली है, आपको भी मिली है ना, कि आप सीधा जा सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचार। क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचार। क्या बोलते हैं इसको आपको जो मिला है इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचार। तो ये जो संवैधानिक उपचार आपको मिले हैं, इसमें क्या कुछ समस्या भी है या सब कुछ ओके ओके है? तो इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। ठीक है, तो ये संवैधानिक उपचार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आपको मिली हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या, संवैधानिक उपचार में विद्यमान समस्याएं, क्या प्रॉब्लम्स हैं इन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए ये लिख लें, मतलब मैं बोल देता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या समस्याएं। अच्छा, एक बात बताएं, हमने तो सब कुछ पढ़ लिया कि 32 आर्टिकल 32 ये प्रोविजन जो है आर्टिकल 32 में कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कुछ सब कुछ ओके ओके था, कुछ गलत नहीं लग रहा था, सब कुछ ऐसा लग रहा था सर राम राज्य आ गया है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तो क्या वाकई में राम राज्य आ गया है क्या? जो संवैधानिक ये उपचार आपको मिले हैं, आपको उपचार का मतलब दवाई होता है ना, आप एक ट्रीटमेंट आपको मिलना है ना, वही है ना, ट्रीटमेंट मिलना, आपकी ये कहें कि जो चोट लगी है उसका मरहम हो जाना। तो मूल अधिकार कहीं आपका हनन हो रहा है, कहीं उस
वायलेट कर रहा है कोई आपका, तो उसके हनन के लिए, उसकी मरहम लगाने के लिए क्या है, ये मिला हुआ है। तो क्या ये जो मरहम, ये जो सुविधा आपको मिली है, वो सब कुछ ओके ओके है क्या, उसमें कोई समस्या नहीं है क्या? तो आज हम देखेंगे संवैधानिक उपचार में जो समस्याएं हैं उसको देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अच्छा किसी ने ये टॉपिक पढ़ा है क्या? इससे पहले एक बार बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको पता है एक बार बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, आपको पता है तो एक बार बताएं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये जो लीगल वाला मामला होता है, कोर्ट कचहरी, आप जानते हैं कोई आम आदमी तो जाना ही नहीं चाहता कोर्ट कचहरी, सोचता कि भैया डर लगता है जाने में। क्यों? क्योंकि भैया एक तो क्या है, टिपिकल मामला होता है कि बहुत ज्यादा पेचीदा होता है, कौन पड़े पुलिस और कचहरी के चक्कर में। तो आम आदमी का, ये हमारी आपकी क्या है, ये अवधारणा बनी गई है। तो क्या भैया हमारा परसेप्शन ये हो गया। तो भैया ये क्या है, सबसे पहले कि भैया जो आम आदमी है वो क्या करता है, ये समस्या ये है, आम आदमी सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट जाने से क्या होता है, कतराता है, बचता है, ठीक है, इसको एक्सक्यूज करता है भैया कि नहीं जाना है, ठीक है। तो आम आदमी सुप्रीम कोर्ट जाने से क्या है, जाने से अवॉइड करता है, मना करता है। क्यों मना करता है, क्यों भैया, क्यों? क्योंकि भैया ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा खर्चीला है। बात को समझिएगा, ठीक है, बहुत कॉस्टली है। आप जानते हैं कि एक बार आप जाएंगे कोर्ट कचहरी, आप जाते हैं तो पैसा खर्च होना शुरू हो जाता है, और जो मामला है वो फंसा भी रहता है ना, फंसा तो रहता है, तो बहुत ज्यादा खर्चीला है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है ना। तो ये सबसे पहली डीमेरिट ये है कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आम आदमी, ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा खर्चीला है। क्या है, खर्चीला है। इसीलिए क्या है भैया, ये आम नागरिकों, हमारे आपके जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनकी पहुंच से लगभग बाहर दिखता है, बाहर नजर आता है उनकी पहुंच से। तो क्या है भैया, यही कि प्रोसीजर खर्चीला है। इसलिए क्या है, इसलिए आम नागरिकों की पहुंच से क्या है, ये आम नागरिकों की पहुंच से क्या होता है, पहुंच से बाहर दिखता है, बाहर होता है। क्या बाहर होता है, यही ये संवैधानिक जो उपचार आपको आर्टिकल 32 के तहत दिए गए हैं, ठीक है। तो ये तो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, खर्चीला है, इसलिए भैया आप वो आम आदमी के पहुंच से बाहर होता है। तो ये पहली प्रॉब्लम होगी। और क्या प्रॉब्लम, अच्छा आपके माइंड में आता है, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं क्या, अच्छा ये मेंस वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब कभी आप आंसर लिख रहे होते हो, मान लेते हैं संवैधानिक उपचार के बाद, तो आप क्या लिखोगे, तो अगर आता है तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी, सब कुछ ओके ओके थोड़ी ना है, सब कुछ जो राम राज्य थोड़ी ना चल रहा है सब कुछ, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी तो है। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ये आपके माइंड में आना चाहिए। देखिए, हर जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं। वो क्या है सकारात्मक और नकारात्मक पहलू, हर पहलू पर आपको ये समझ होनी चाहिए। आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसी टॉपिक पर, यही होने चाहिए कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये आम आदमी सुप्रीम कोर्ट जाने से, तो भैया ये नोट डाउन कर ले। अच्छा, मैं इसको क्या करता हूं, मैं कभी कभी इसको शॉर्ट में लिखता हूं, तो लोग नोट्स बनाकर भेज रहे हैं, वो भी शॉर्ट्स में लिखना शुरू कर देते हैं, एकदम टू द पॉइंट में। तो कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आप जो ये लिखवा रहे हो ये तो बहुत कम कंटेंट है हमारे पास, प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो प्रॉब्लम होगी ना। अच्छा, जो मैं समझा रहा हूं उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखो ना, लंबा थोड़ा लिखो ना आप, ऐसा ना आपने भी ऐसे यू बनाया एरो और इसलिए आम नागरिकों के, भैया आपको मैं समझाने के लिए यहां पर कह रहा हूं, आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स अपनी लैंग्वेज में आप उसे नोट्स डाउन करो, ठीक है। तो ये आप करते हैं। चलिए अब मैं इसे रिलीज कर रहा हूं। और क्या समस्याएं हैं बताएं, और क्या समस्याएं हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपको मिली हैं, इसके प्रोसेस में, ये संवैधानिक उपचार में क्या समस्याएं हैं, प्लीज बताएं कमेंट सेक्शन में और बताएं। देखिए, मैंने अभी क्या बताया, मैंने बताया कि ये जो प्रोसेस है जाने का, वो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत पेचीदा है, बहुत ज्यादा पेचीदा है। तो भैया क्या है, ये जो प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट जाने की, सुप्रीम कोर्ट जाने की प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया काफी क्या है, काफी आप ये कह सकते हैं पेचीदी है, बहुत ज्यादा टिपिकल है। तो इस वजह से काफी आप ये कह सकते हैं सरल नहीं है, इसलिए, और सरल भी नहीं है, और जो खर्चीली तो है, इससे क्या होता है, खर्चीली है। और क्या भैया, आम इंसान जो है, आम आदमी क्या है, आम आदमी तो पढ़ा लिखा होता नहीं है,
आम आदमी मतलब सभी, मैं ये नहीं कह रहा हूं आम आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब ये आप कह लो कि देश का सभी वर्ग जो है वो पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो उसके जो मूल अधिकार का हनन हो रहा है कहीं ना कहीं, तो वो क्या है, वो समझ भी नहीं पाता, वो मालूम भी नहीं हो पाता उसको कि मेरे मूल अधिकार का, मेरे फंडामेंटल राइट का यहाँ वायलेट किया जा रहा है, यहाँ हनन हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, उसे पता ही नहीं चलता। तो ये भी एक रीजन है, क्या है कि संवैधानिक उपचार में ये समस्या है कि लोगों में क्या है, जनरल अवेयरनेस नहीं है, लोगों में सामान्य जागरूकता नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो क्या है, कोर्ट जाने की प्रक्रिया सरल नहीं है और क्या है, खर्चीली भी है। और इससे क्या होता है, इससे जो आपकी कोर्ट में जो क्या बैठते हैं, जो आपके वकील होते हैं, लॉयर होते हैं, उनको क्या, उनकी बल्ले बल्ले होती है, वो कहेंगे भैया आओ 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 जल्दी आओ आओ मेरे पास आओ। क्या, क्यों, क्योंकि उन्हें फीस मिलेगी, लंबी फीस ली, और चीजें लंबी खिंचती चली जाएंगी। तो क्या है भैया, ये खर्चीली है। और क्या है भैया, वकीलों की महंगी फीस, ये भी क्या है, ये भी एक रीजन है संवैधानिक उपचार में ये समस्या है। अच्छा ये देखिए, ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं। अच्छा आप जब आंसर लिख रहे होते हैं, अगर आप ग्राउंड पर उतर के आंसर लिखते हैं, एकदम ग्राउंड पर चीजों को देखते हुए आंसर लिखते हैं, तो आपके आंसर में क्या लगता है, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स है ग्राउंड पर, वो अगर आप अपने आंसर में लिखते हो तो कहीं ना कहीं आप क्या हो, आप सही प्रशासक बनने की ओर हो। ठीक है, तो भैया क्या है कि ये चीजें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, संवैधानिक उपचार की समस्याएं, मतलब इसमें पाने में जो समस्याएं हैं वो प्रॉब्लम्स ये सारी हैं। ठीक है, तो इसको क्या है, इसे आप अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन करते चलें, और हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसमें भी ये टॉपिक सारे डिटेल में रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ संवैधानिक उपचार में विद्यमान समस्याएं हैं। अब हम अगले टॉपिक पर शिफ्ट करते हैं, इसी पे संवैधानिक उपचार के मामले में ही अगला एक टॉपिक है, उस पर शिफ्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप नोट डाउन कर लें और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं, ये भी समझ में आया कि नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिली हुई हैं आपको सिटीजन्स को, उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सब कुछ ओके है या कोई प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है भैया, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं इसमें, तो ये नोट डाउन कर लें। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं कि ये जो संवैधानिक उपचार आपको मिले हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपको मिली हैं, ठीक है, उनको प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है उनको पाने की, यानी कि आप कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, संवैधानिक उपचार को पाने की प्रक्रिया क्या है, ये देखते हैं। ठीक है, पाने की प्रक्रिया क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रोसीजर ऑफ लोकस स्टैंडी। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रोसीजर ऑफ लोकस स्टैंडी। ठीक है, अब देखिए ये संवैधानिक उपचार की जो प्रक्रिया है वो देखते हैं क्या है, मतलब कैसे कैसे किस प्रोसेस के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। अचानक तो आप पहुंच नहीं जाओगे, अचानक तो दौड़ के चले नहीं जाओगे, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, उसके थ्रू, उसके माध्यम से ही आप ऐसे ऐसे करके वहां पर पहुंचते हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हो, दरवाजा आप खटखटाते हो, वो क्या प्रक्रिया है, वो क्या प्रोसेस है, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये है, ये प्रोसीजर ऑफ लोकस स्टैंडी इसको बोलते हैं। ये क्या है प्रोसीजर ऑफ लोकस स्टैंडी, उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए आपका उच्चतम न्यायालय ने पहले क्या किया, पहले जो मामला चला करता था वो ये था कि उच्चतम न्यायालय ने परंपरागत रूप में मूल अधिकारों की रक्षा के लिए क्या किया था, वादी प्रतिवादी प्रणाली यहां पर बनाई थी। क्या बनाई थी, वादी प्रतिवादी प्रणाली बनाई थी। मतलब क्या कि अगर आपको आपके मूल अधिकार का हनन हुआ है तो आप वादी प्रतिवादी प्रणाली के माध्यम से आप पहुंचोगे, वहां कहां, सुप्रीम कोर्ट पहुंचोगे। आज ये क्या है, वादी प्रतिवादी प्रणाली क्या है, एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ जस्टिस। अच्छा ये वादी प्रतिवादी प्रणाली क्या है, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। मतलब जो कोर्ट है उसने कहा आप सीधा नहीं पहुंचोगे, वो कैसे पहुंचोगे, वादी प्रतिवादी प्रणाली के तहत पहुंचोगे, यानी एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस के तहत पहुंचोगे। ये है क्या एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस, देखिए इसका मतलब होता है कि यदि आपके, यानी आप जो हो, यदि आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है,
तो सिर्फ आप जाओगे कहां, सुप्रीम कोर्ट, और कोई दूसरा नहीं जाएगा आपकी समस्या लेकर, सिर्फ आप जाओगे। तो क्या है, इसके अनुसार जो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कहा गया है, वही व्यक्ति उच्चतम न्यायालय जाएगा जिसके मूल अधिकारों का हनन हुआ हो। क्या कहा है भैया, इसका मतलब ये होता है, ये प्रोसेस क्या होता है, वादी प्रतिवादी प्रणाली क्या है, इसका मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हुआ हो, मूल अधिकार का हनन हुआ हो, वायलेशन हुआ हो जिसका, ठीक है, हनन हुआ हो, वही व्यक्ति जाएगा कहां, सुप्रीम कोर्ट। वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, ऐसे लिख रहा हूं समझ जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा अपनी समस्या लेकर, ठीक है। तो ये क्या, ये था पहले एक वादी प्रतिवादी प्रणाली बनाई गई थी, प्रोसीजर मतलब एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस से था, इसी को बोलते हैं मतलब ये जो उपचार पाने की प्रक्रिया है इसको बोलते हैं प्रोसीजर ऑफ लोकस स्टैंडी, ठीक है। अब ये क्या है, वादी प्रतिवादी प्रक्रिया बनाई गई थी, यानी एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस यहां पे कहा गया, इसका मतलब होता है कि वही व्यक्ति जाएगा जिसके मूल अधिकार का हनन हुआ है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपके दिमाग में आना चाहिए प्रॉब्लम ना, तुरंत के तुरंत क्लिक करनी चाहिए प्रॉब्लम। क्या, मान लेते हैं मैं बहुत गरीब हूं यार, मुझे मालूम ही नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे मालूम ही नहीं कि क्या है चीजें, और मेरे मुझे मालूम ही नहीं मेरा मूल अधिकार क्या है, मुझे मालूम ही नहीं कि मुझे होटल में जाने से कोई मना नहीं कर सकता, मुझे मालूम ही नहीं कोई गरीब। अच्छा, आप कई बार होता है लोग, जो गरीब व्यक्ति होता है वो इसलिए महंगी महंगी जगहों पर नहीं जाता, क्यों, क्योंकि सोचेगा कि यार मुझे बाहर से भगा तो नहीं देगा, कहीं मॉल में हो गया। जो गरीब व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो इन सब चीजों से क्या, उन्हें हेजिटेशंस होती हैं, क्यों, क्योंकि वहां से मुझे भगा तो नहीं दिया जाएगा, कहीं मैं तो गरीब इंसान हूं। इस तरह की प्रॉब्लम वो फेस कर रहा होता है डे बाय डे, और हर घंटे, हर दिन, हर मिनट वो ये सोच, क्यों, क्योंकि वो गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये क्या, उनके लिए क्या है, अगर उनके कहीं मूल अधिकार का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट उसका वायलेट हो रहा है, तो वो ये लंबे प्रोसेस के तहत, ये एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस के तहत वो जा पाएगा वहां। अच्छा, मूल अधिकार का हनन किसका हो पाएगा, किसका होगा ये मूल अधिकार का हनन, पढ़े लिखे इंसान का हो सकता है, कम चांस है उसके होने के, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन चांसेस कम है एज कंपेयर टू जो व्यक्ति गरीब है, जो व्यक्ति आर्थिक रूप से गरीब है, जो व्यक्ति अनएडुकेटेड है, पढ़ा लिखा नहीं है, उनके चांसेस ज्यादा हैं उनके मूल अधिकारों के हनन। तो भैया अगर एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस यानी वादी प्रतिवादी प्रणाली ये जो प्रोसेस है, तो यहाँ पे दो दिक्कत होनी तय थी। तो क्या है, तो यहाँ पर ये पहला प्रोसेस ये था कि ये इसके तहत जाएगा कि जो जिसका हो रहा है वही जाएगा, कोई दूसरा उसकी समस्या लेकर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या था, अब वही मैंने बताया ना कि यहां पर प्रॉब्लम यही थी कि इस प्रक्रिया में क्या था, जो समाज के वो लोग, वंचित लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, जो समाज की मेन स्ट्रीम में नहीं है, मुख्य धारा में नहीं है, वो संवैधानिक उपचार पाने से क्या होता था, वो उनके एक्सेस से बाहर था, वो उनके पहुंच से बाहर हो जाता था। तो क्या है दूसरा, और आप यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, ये एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस वादी प्रतिवादी प्रणाली जो बनाई गई थी, ठीक है। और क्या है भैया, तो इससे क्या होगा, एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस से क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आम आदमी की पहुंच से क्या होगा, ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में आम आदमी की पहुंच से क्या है, पहुंच से बाहर हो जाएगा ये, ठीक है, बाहर हो जाएगा क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो संवैधानिक उपचार है मिले हैं, और क्या होगा, बाहर हो जाएगा, और क्या होगा, यानी वंचित वर्ग जो है समाज का, वंचित वर्ग जो है समाज का, यानी कौन सा वर्ग, जो मेन स्ट्रीम, सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया है, वंचित वर्ग, समझ रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी की जो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया है, वो क्या है, वो इस उपचार का लाभ नहीं उठा पाएगा, इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो प्रॉफिट है वो नहीं उठा पाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया, क्योंकि वो इस तरह से ये प्रोसेस लंबा है। तो भैया अकेला अगर वही जाएगा, यही प्रोसेस रखा गया, जिसका हनन हो रहा है वही जाए, जिसका वायलेट हो रहा है एफआईआर वही जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये उपचार की प्रक्रिया ये इस तरह से थी। एक बार नोट डाउन कर लें और प्लीज बताएं कि चीजें आपको समझ में आ रही या नहीं, चीजें समझ में आ गई, ये नोट डाउन आपने कर लिया। चलिए देखिए, मतलब आप ये जानिए कि ये जो प्रोसेस था, यानी संवैधानिक उपचार पाने का जो प्रोसेस था, वही क्या हो गया, प्रोसेस, जटिल प्रोसेस, मतलब जटिल जो प्रक्रिया थी वही सबसे ज्यादा प्राथमिक बन गई, और उपचार जो मिलना था
वो क्या हो गया, वो तो दूर की बात हो गई। तो क्या हो गया भैया, यहां पर ये हो गया कि क्या है, उपचार क्या हो गया, उपचार क्या हो गया, उपचार पहुंच से बाहर हो गया, पहुंच से बाहर हो गया। और क्या हो गया, ये जो जटिल प्रक्रिया थी वही क्या हो गई, जटिल प्रक्रिया, यानी कि टिपिकल जो आपका प्रोसेस था वही क्या हो गया, प्राइमरी हो गया, प्राथमिक बन गया, प्राथमिक बन गया। मतलब क्या कि इसी पर शुरुआत, अगर आप जाओगे आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा होगा कहीं और आप सोचोगे जाने को, तो आप यहीं फंस कर रह जाओगे, कहाँ, जटिल प्रक्रिया में, यही प्राइमरी में आप फंस कर रह जाओगे। और ये जो उपचार मिलना है आपको, रेमेडीज मिलनी है, वो तो दूर ही की बात है, वो तो दूर हो गया आपसे, तो यहीं फंस कर रह जाओगे। तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, ये प्रोसेस है कुछ, ठीक है। अब आगे समझते हैं, समझ में आ रही है चीजें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। और लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को, अपने लेक्चर को अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करें प्लीज, ताकि और लोग भी क्या करें, इससे अवेयर हो सके कि क्लासेस फ्री में मिल रही हैं, तो आप क्या यहाँ पर कुछ वो उससे भी सीख सकें, ठीक है। चलिए, अब ये जो प्रोसेस था संवैधानिक उपचार को पाने का, ठीक है, इसमें बदलाव किया गया। क्या किया गया, इसमें बदलाव किया गया, परिवर्तित प्रक्रिया इसमें हुई, जो प्रोसेस था उसमें चेंज किया गया। यानी संवैधानिक उपचार को पाने की प्रक्रिया में क्या हुआ, बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया ये देखते हैं, क्या बदलाव किया ये देखते हैं। तो परिवर्तित प्रक्रिया क्या है, जो प्रोसेस चेंज हुआ वो क्या है, क्या है भैया, परिवर्तित प्रक्रिया। कौन सी, किसकी परिवर्तित प्रक्रिया, उपचार पाने की, संवैधानिक उपचार जो है मिले हैं 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने की, उसमें प्रोसेस में क्या है, उसमें बदलाव लाया गया, ठीक है। तो परिवर्तित प्रक्रिया, प्रोसेस में क्या लाया गया, प्रोसेस में यहां पे चेंजेस लाए गए, ठीक है, चेंजेस लाए गए। परिवर्तित प्रक्रिया क्या है देखते हैं। देखिए, अब क्या है, अब ये जो परंपरागत जो पहले चली आ रही वादी प्रतिवादी न्याय प्रणाली थी, उसमें बदलाव लाया गया। क्या है भैया, वादी प्रतिवादी जो न्याय प्रणाली थी आपकी, वादी प्रतिवादी न्याय प्रणाली में क्या किया गया, न्याय प्रणाली में बदलाव लाया गया, बदलाव। अब क्या बदलाव किया गया, अच्छा, वादी प्रतिवादी न्याय प्रणाली क्या, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, मैंने अभी बताया आपको, क्या है एक बार बताएं। एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस क्या है भैया, एक बार बताएं, एक बार बताएं कि क्या है ये वादी प्रतिवादी न्याय प्रणाली। तो क्या है, अब इसमें क्या किया गया, इसमें बदलाव लाया गया। अब क्या कहा गया, अब ये कहा गया, कान खोलकर सुनिएगा, अब ये कहा गया किसी तीसरे, मतलब अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, दो लोग हैं, उनके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो कोई तीसरा व्यक्ति इनके मूल अधिकार के हनन के लिए कहां जा सकता है, कोर्ट पहुंच सकता है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या है, यहां पर बहुत ज्यादा रेडिकल चेंजेस लेकर आया सुप्रीम कोर्ट। क्या है, उच्चतम न्यायालय ने अब क्या कहा, उच्चतम न्यायालय ने परिवर्तन करके ये प्रोसेस में चेंज लाके कहा कि भैया अब क्या है, अब अगर किसी ग्रुप का, मान लेते हैं कोई ग्रुप है, उसके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, कोई मतलब 4-5 लोग हैं एक ग्रुप में और उनके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो क्या है, वो तो पढ़े लिखे नहीं है, या फिर वो अवेयर भी नहीं है, या फिर उन्हें मालूम ही नहीं कि यार कैसे ये सब चीजें हैं। तो उनकी रक्षा के लिए, उनके मूल अधिकार की रक्षा के लिए क्या करेगा, उनकी जो फंडामेंटल राइट है उनके वायलेशन अगर होता है, तो कोई तीसरा व्यक्ति, अगर कोई पढ़ा लिखा है, होता है ना कि कोई पढ़ा लिखा है तो देख रहा है यार यहाँ पर इनके तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, यहाँ वायलेट किया जा रहा है उनके एफआर को, तो क्या करेगा, वो तीसरा व्यक्ति उस समूह के अधिकार की रक्षा के लिए कहां पहुंच जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इसमें क्या है, ये और एक्सपेंशन हो गया। अब तो मजा आ गया ना। अब ये जो पहले वाला प्रोसेस था वादी प्रतिवादी न्याय प्रणाली, उसमें बदलाव किया गया। तो अब क्या कहा गया, अब कहा गया कि भैया अब किसी ग्रुप या समूह के आप ये कह सकते कि मूल अधिकार के हनन पर क्या है, ग्रुप का अगर कहीं एफआर जो है वायलेट हो रहा है तो क्या होगा, पर कोई तीसरा व्यक्ति क्या जा सकता है, व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट
जा सकता है, दरवाजा खटखटा सकता है। कैसे भैया? कि भैया कहेगा कि साहब ये जो व्यक्ति है इनके मूल अधिकार का हनन हुआ है, या फिर ये ग्रुप में जो लोग हैं उनके मूल अधिकार का हनन हुआ है और इनकी जो है जो मैटर है उसको सुना जाए। तो इसकी इजाजत क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। ठीक है, तो अब क्या है, अब अगर आप कहीं देख रहे हो कि किसी के एफआर का वायलेशन हो रहा है, मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ये देखकर। अच्छा, गांव वगैरह में जो छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में लोगों के मूल अधिकार का हनन हुआ करता है, लोग समझ भी नहीं पाते हैं। तो आज से अगर आपके आसपास में कहीं किसी के एफआर का वायलेशन हो रहा है, मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो आपके पास ये राइट है आर्टिकल 32 के तहत कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। अच्छा, आप सोचेंगे फिर यार कि यार ये तो खर्चीला है और ये तो बहुत महंगा है, तो हम क्यों तीसरे व्यक्ति के लिए जाए? तो अभी मैं बताता हूं, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक दवाई दी। ठीक है, उसमें भी बदलाव किया गया। तो अब क्या है, ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो क्या है, ये भैया एक राम राज्य की तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले वाला जो प्रोसेस था उसमें बदलाव करके, उसमें परिवर्तित प्रक्रिया के थ्रू प्रोसीजर चेंज करके, तो अब क्या है, अब राम राज्य की तरफ। ये जो अवधारणा है राम राज्य की, हम लोग पीएसआई जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो राम राज्य की अवधारणा भी सामने हम लोग पढ़ते हैं, जो गांधी का राम राज्य, ये क्या है, तो राम राज्य का मतलब एक आदर्श व्यवस्था स्थापित करना, एक आइडियल सोसाइटी जो है वो हमारे सामने आए, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो क्या भैया यहां पर क्या किया, मूल अधिकार के हनन पर कोई व्यक्ति, मतलब तीसरा व्यक्ति क्या है, कोई थर्ड पर्सन, वो क्या जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ऐसे इजाजत, परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ। देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने और भी बहुत सी चीजें कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो तीसरा व्यक्ति जा ही सकता है, तीसरा व्यक्ति जा ही सकता है। और क्या कहा, और क्या कहा, कहा कि भैया आप सिर्फ इतना कर दो, आप सिर्फ और भी ज्यादा इसका एक्सपेंशन कर दिया और आसान बना दिया। कहा कि कहीं से न्यूज़पेपर की कटिंग, न्यूज़पेपर की कटिंग, समाचार पत्र की कटिंग, कहीं मतलब कहने का है कहीं किसी के साथ क्या हुआ है, कहीं किसी के मूल अधिकार का हनन हुआ और कहीं समाचार पत्र आपके लोकल समाचार पत्र में छापा है किसी समाचार पत्र ने, न्यूज़पेपर ने, तो कहा भैया कि वही जो जहां छपा हुआ है उसकी कटिंग आप काट कर कैंची से भेज दो हमारे पास, तब भी हम देख लेंगे कि भैया इसके मूल अधिकार का हनन हुआ। इतना आसान बना दिया। क्या कर दिया कि भैया समाचार पत्रों की कटिंग को भी अब उन्होंने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि कटिंग भी अगर मिलेगी तो अभी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और मानेंगे कि उसके मूल अधिकार का हनन हुआ, उस पर सुनवाई करेंगे। तो ये और ज्यादा एक्सपेंशन कर दिया किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आपको जो मूल अधिकार की रक्षा के लिए जो आपका ये प्रोसेस है उसको और ज्यादा इजी बना दिया। तो क्या भैया सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कहा कि यदि कोई समाचार पत्र की कटिंग भी, समाचार पत्र की कटिंग आप ये कह सकते हो कि इकाई या फिर प्रति आप कह सकते हो, समाचार पत्र की प्रति उन तक पहुंचती है, उन तक पहुंचेगी तो क्या करेंगे, पहुंचेगी तो भी वो क्या करेंगे, तो भी वो सुनवाई करेंगे, उस मामले की सुनवाई करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या, समाचार पत्र की अगर कटिंग या फिर पोस्ट कार्ड, आप पोस्ट कार्ड मालूम है ना आपको, वो जो आता था जिस पर पहले आप खत लिखते थे, 50 पैसे 1 रुपए का आता है, जिस पर आप क्या लिखते हैं, खत लिखते थे। उन्होंने कहा कि अगर पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी हमें भेजकर आप सूचित कर रहे हो, हमें इन्फॉर्म कर रहे हो, तो भी हम सुनवाई करेंगे। तो क्या भैया यहाँ पर पोस्ट कार्ड भी कह दिया, क्या है, पोस्ट कार्ड के थ्रू भी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसकी सुनवाई करेंगे। तो क्या है भैया, ये सारी चीज आपको समझ में आ रही है? तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए ये सारी चीजें, अब देखिए यही नहीं रुका सुप्रीम कोर्ट, और भी मजेदार चीजें लेकर आया सुप्रीम कोर्ट। क्या कहा भैया तीसरा व्यक्ति, सबसे पहले क्या कहा कि कोई तीसरा व्यक्ति क्या है, उसके वो अगर कोई ग्रुप के एफआर का वायलेशन हो रहा है, कोई तीसरे व्यक्ति का, कोई ग्रुप के एफआर का वायलेशन हो रहा है, तो कोई तीसरा व्यक्ति जा सकता है। ये तो सबसे पहले ये कहा। दूसरा कहा कि न्यूज़पेपर की कटिंग ही भेज दो यार, हम तब भी हम सुन लेंगे इस मामले को, ये भी कहा। अब तीसरा और भी बड़ी बात उन्होंने की, क्या कहा कि भैया अगर हमने कहीं देखा कहीं किसी के एफआर का हनन हो रहा है तो हम स्वतः उस पर संज्ञान लेंगे, सो मोटे एक्शन लेंगे। क्या सो मोटे एक्शन लेंगे, क्या लेंगे भैया, कहा कि अब वो छोड़ दीजिए कोई तीसरा व्यक्ति चौथा व्यक्ति क्या किसके हो रहा,
हम सीधा इसमें उतर रहे हैं और हमने अगर कहीं पाया, हमने देखा कि कहीं किसी के एफआर मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो हम स्वतः संज्ञान लेंगे, किसी आने की जरूरत भी नहीं होगी अगर हमने कहीं संज्ञान में पाया। तो क्या है, कहां भैया, अब क्या हुआ, अब जो है, अब सुप्रीम कोर्ट ने और भी कितना, देखिए कितना आसान बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या, वह स्वयं संज्ञान लेगा, स्वयं संज्ञान लेगा, यानी सु मोटो एक्शन इसको बोलते हैं, स्वतः संज्ञान, ठीक है, स्वतः संज्ञान लेगा, स्वयं संज्ञान लेने यानी स्वतः संज्ञान लेगा, मोटो एक्शन लेगा, यदि किसी के एफआर का हनन होगा, यदि किसी के मूल अधिकार का हनन होगा, मूल अधिकार का क्या होगा, अधिकार का हनन होगा, वायलेट होगा, मतलब समझिएगा, कहा कि भैया अब हम खुद ही क्या करेंगे, उस पर मामले की संज्ञान लेंगे। अगर मामला कहीं दिखा, हमारे पास आया, हमारे संज्ञान में आया, हम तक पहुंचा, मतलब कहीं टीवी न्यूज माध्यम से अगर कहीं से देखा, तो वो खुद क्या करेगा, सो मोटो एक्शन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट, और क्या कर सकता है, उस पर सुनवाई शुरू कर सकता है। तो ये क्या है, ये सारी चीजें अगर समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। तो क्या है, यहाँ के व्यक्ति के अधिकार को और क्या कर दिया, यहाँ पे और एक्सपेंशन कर दिया, क्या आपके जो मूल अधिकार हैं उनको और क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। तो क्या है, प्लीज एक बार बताएं समझ में आ रही है चीजें, और कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखें। चलिए, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए देखिए, यहां पर सो मोटो एक्शन लेने का मतलब खुद से अगर आगे एक कदम आगे बढ़ेगा सुप्रीम कोर्ट, तो ये क्या है, ये जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस जो है उसको क्या कहेंगे, उसको जनहित याचिका, क्या कहते हैं, जनहित याचिका के नाम से जाना गया। ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाई, वो कहलाती है जनहित याचिका के नाम से। अब मैं देखता हूं, ये जो सारा प्रोसेस है हमने देखा वो क्या है, वो जनहित, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनहित याचिका। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रक्रिया को जनहित याचिका, याचिका के नाम से जाना गया, के नाम से जाना गया। यानी कि क्या है, PIL जिसको कहते हैं इंग्लिश में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या आपने सुना होगा ना कि वकील ने यहां पर कोर्ट ने जनहित याचिका के लिए, कोर्ट ने वकील ने जनहित याचिका दायर की, इस वकील ने जनहित याचिका दायर की। तो क्या मतलब होता है इसका, कि जनहित, लोगों के हित में कोई याचिका, कोई लिटिगेशन क्या करना, कोर्ट में दायर करना। तो इसको क्या कहा गया, इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, जनहित याचिका के नाम से जाना गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जाना गया। और दूसरा नाम इसी जनहित याचिका को क्या कहते हैं, और सामाजिक, समाज हित याचिका, सामाजिक हित याचिका, सामाजिक हित याचिका। हित याचिका मतलब समाज के हित के लिए जो याचिका दायर की जाए, लिटिगेशन। याचिका मतलब कोई मामला होता है जो पहुंचता है कोर्ट के सामने, उसको याचिका कहते हैं, मतलब जिस पर सुनवाई करने का प्रोसेस होता है वो याचिका कहलाती है, लिटिगेशन होता है, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। अब ये जो इस प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, इस प्रक्रिया के थ्रू ये हुआ कि आर्टिकल 32 जो है आपका, आर्टिकल 32 क्या था, संवैधानिक उपचार आपको मिलता है ना अगर कहीं मूल अधिकार का हनन होता है। तो आर्टिकल 32 ये सब करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने आपके आर्टिकल 32 यानी मूल अधिकार का क्या कर दिया, और भी एक्सपेंशन कर दिया, मतलब आपकी पहुंच में और ज्यादा आ गया। ये क्या, अगर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आर्टिकल 32 का क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसे में आर्टिकल 32 का क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इस प्रक्रिया के थ्रू क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। इस प्रक्रिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने सुने जाने के अधिकार, सुने जाने के अधिकार को क्या कर दिया, का विस्तार कर दिया, का विस्तार कर दिया, विस्तार कर दिया। क्या मतलब है सुने जाने का अधिकार, राइट टू हियर, क्या है भैया, राइट टू हियर, राइट टू हियर,
सुने जाने का अधिकार मतलब आओ भैया आओ, मैं सुनूंगा, बैठा हूं यहां पर, कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो तो आ जाओ। क्या इतना आसान बना दिया कि भैया सुने जाने का अधिकार और विस्तार कर दिया। विस्तार मतलब और भी एक्सपेंशन दे दिया, उसका क्या कर दिया, और भी विस्तार कर दिया, विस्तृत रूप दे दिया। तो क्या है इसका राइट टू हियर का एक्सपेंशन कर दिया, किसका, और क्या है राइट टू हियर मतलब आर्टिकल 32 का क्या कर दिया, अनुच्छेद 32 का क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। क्या कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया आर्टिकल 32 का भी। तो ये क्या है, ये परिवर्तित प्रक्रिया थी। यानी कि अब ये मामला ऐसा इस प्रकार होता है तो आप कहीं न्यूज़पेपर की कटिंग है वो भी आप भेज देंगे, आप पोस्ट कार्ड के थ्रू लिख कर भेज देंगे तो भी वो सुनने को तैयार है। ठीक है, तो ये जो मामला था पहले वाला कि गरीब व्यक्ति की पहुंच से बाहर था, जो वंचित वर्ग था, यानी कि जो मेन स्ट्रीम में नहीं थे लोग, जो सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में जो आप ये कह सकते हैं कैटेगरी नहीं है, वो अगर बाहर रहती है तो अब वो मामला खत्म हो गया। अब कोई तीसरा व्यक्ति भी वहां जा पहुंच सकता है। यानी कि लोगों के एक्सेस में ये 32 जितना ज्यादा कर दिया कि अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ओवरऑल कुछ प्रोसेस था आर्टिकल 32 का। हमने यहाँ पर आर्टिकल 32 को पूरी अच्छे से ब्रीफ में पढ़ा समझा। कोई प्रोसेस, कोई इस प्रोसेस में जो भी मतलब जिस प्रोसेस में मैं पढ़ा रहा हूं, क्या कोई दिक्कत है आपको, कोई समस्या है, या फिर पढ़ाने का तरीका अच्छा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि पढ़ाने का तरीका अच्छा है। और कोई प्रॉब्लम है तो भी बताएं, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, कई बार बच्चे लिखते हैं कि सर जो आप लिखते हो वो थोड़ा सा बोर्ड पर लाइट का इशू है कुछ इस प्रकार से, तो हर प्रॉब्लम का आपके सॉल्यूशन यहाँ पर किया जाता है, हर बच्चे के कमेंट को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये क्या था आपका आर्टिकल 32 यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, अब आगे हम जो क्या है, जो आपका फंडामेंटल राइट है सारे, वो सारे आर्टिकल अब देखना शुरू करेंगे। क्या देखना शुरू करेंगे, आपके सारे फंडामेंटल राइट वाले आर्टिकल, मूल अधिकार के आर्टिकल अब शुरू कर देंगे देखना कि क्या क्या अधिकार मिले हैं, मतलब जो जिनका हनन होगा, यही सारे जिसकी बात की जा रही है, इनका हनन, इनका वायलेशन, वो क्या है, वो क्या मूल अधिकार है, वो सब हम एक एक करके अब देखेंगे। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। चीजें रिवाइज करते रहें, बार बार रिवाइज करते रहें। शेड्यूल वाला मामला आप प्लीज आप अपना क्या है टाइम टेबल बना लें। ठीक है, टाइम टेबल क्या कर ले, बना लें। और अगर ये तो प्रोसेस मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और इकोनॉमी की क्लास अगर आपने नहीं की है तो प्लीज इकोनॉमी की क्लास क्या करें आप कर ले। 19 क्लासेस हुई हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस 19 क्लास की प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसकी लिंक यहाँ पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उससे जाकर आप कर लें। और हमारे दूसरे चैनल ऑनली यूपीएससी के दूसरे चैनल शुभम मिश्रा वाले को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइड में दिख रहा है, यहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिलती है। नहीं मिल पा रही है आपको, जरूर जल्दी ही देखने को मिलेगी, मैं बार बार कह रहा हूं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुभम मिश्रा वाले। लिंक इस चैनल की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो इसे जाकर आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर, कल सुबह वही 11 बजे अपने टाइम पर मिलेंगे आपकी अगली क्लास के साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें।